नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा हालिया है। हाल फिलहाल का है, सिर्फ 2 दिन पहले का है। इसके पहले कि मैं आज के अपराध की घटना शुरू करूँ, मैं बता दूं कि बीच बीच में जो इरेगुलर हो रहा था, और एक दिन मैं आपके सामने आया भी था ये बताने के लिए कि तबीयत कुछ नासाज है। कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। जो सीजनल फीवर होते हैं, जो इसको आप सीजनल बुखार भी कह सकते हैं, मौसम की वजह से, बेमौसम बरसात, ठंडे गर्म की वजह से, उससे मैं पिछले 3-4 दिनों से बुरी तरह पीड़ित था। और आज भी मैं सिर्फ, जैसे वो कहते हैं ना कि अकुलाहट की वजह से, काफ़ी दिन आपसे दूर बिना बात के रहने या बिस्तर पर पड़े पड़े आज एंटीबायोटिक और पेन किलर लेकर मैंने ये कोशिश की कि आपके सामने एक बार उपस्थित हो सकूं। अगर सब ठीक ठाक रहा और बुखार भी उतर जाए, बाकी तबीयत सामान्य हो जाए, गला बोलने लायक रह जाए, तो मैं बराबर आपके सामने कल से भी उपस्थित रहूँगा। अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है तो एक आध दिन और हो सकता है मैं आपके सामने ना आ पाऊँ, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। और ये जो सीजनल फ्लू चलते हैं, सीजनल वायरल फीवर चलते हैं, ये उसी तरह की बात डॉक्टर्स ने बताई है। आज का जो वाकया है वो दिल्ली का है। आज के वाकये की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2021 से। 20 अक्टूबर 2021 को एक लड़की की माँ, पिता, उसके तमाम रिश्तेदार थाना मुखर्जी नगर पहुंचते हैं। मुखर्जी नगर वो इलाका है जहां पर कंपटीशन देने वाले छात्र बहुतायत में मिलते हैं, जहां पर आईएएस के सपनों का घर होता है, जहां पर पीसीएस के सपनों का घर होता है। भविष्य के आईएएस और पीसीएस, आईपीएस, आईआरएस तमाम अधिकारी जो वहां से निकलते हैं, वो यहीं रहकर इन्हीं सर्विसेज के सपने देखते हैं। जो लोग थाना मुखर्जी नगर में पहुंचे, उन्होंने ऐसे ही एक सपने के बारे में पुलिस को बताया कि उनकी बेटी मोनिका उसका नाम था, मोना 8 सितंबर 2021 से लापता है। वो लोग ये समझते रहे कि वो यहाँ रह के कोचिंग कर रही है। फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की, कभी कभी फ़ोन स्विच ऑफ रहा करता था, तो ज़्यादा गौर नहीं किया। आने पर ये पता लगा कि अपने रूम से वो 8 सितंबर से गायब है। उसका परिचय भी बताया गया कि वो पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी, लेकिन अभी उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी। लेकिन यूपी पुलिस से भी छुट्टी लेकर वो आईएएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में रह रही थी। सूचना गंभीर थी, क्योंकि पढ़ने वाली लड़की थी और पढ़ लिख कर उसने अपने आप को साबित भी कर रखा था। और 8 सितंबर से गायब 20 अक्टूबर को उनके घर वालों ने ये गुमशुदगी लिखवाई थी। बहरहाल पुलिस ने हाथ पैर मारने शुरू किए। पुलिस को कभी ये पता लगे कि ये ऋषिकेश के होटल में देखी गई, कभी पता लगे कि ये देहरादून के एक होटल में देखी गई। पता यूं लगे कि कभी कभी वो जो उसका आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी छूट जाती थी। छूट क्या जाती थी, जानबूझकर छोड़ी जाती थी। होटल वाले उसे रख लेते थे। फिर कहीं से फोन आता था कि भाई मेरा आधार कार्ड वहां छूटा है क्या? उन्होंने कहा छूटा है। पुलिस ट्रैक कर रही थी, पुलिस पहुंचती थी,
पूछती थी कि बोले हाँ साहब ये लड़की आई थी, इसका आधार कार्ड ऐसे ऐसे वो यहाँ छोड़ गई या भूल गई, और उसने यहाँ आने के लिए कहा है कि वो आकर अपना आधार कार्ड ले जाएगी। वो जो आजकल फ़ोटोकॉपी करके आधार कार्ड बना लिए जाते हैं, जिस पे लेमिनेशन भी कर लिया जाता है, ओरिजिनल जैसे वो लगते हैं, तो कुछ उस तरह के फ़ोटोकॉपी की बात हो रही थी। फिर फ़ोन उस पुलिस के पास आने लगे कि मेरा नाम अरविंद है, मैं मोना के साथ भाग कर चला आया हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शादी करने वाला हूँ। घर पर भी फ़ोन किया कि मेरा नाम अरविंद है, हम आएंगे। घर वालों ने जिद की कि मोना से बात करा दीजिए। उसने कहा मोना बहुत दुखी है, या यूँ कह लें कि वो मारे शर्म के आप लोगों से बात नहीं कर सकती है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती है। बहरहाल इस तरह की बात हर 15-20 दिन 1 महीने पर होती रही। एक बार तो ये भी हुआ कि उसने कहा कि देखिए मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, हम लोग पंजाब आ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग भाग कर जाएंगे गुरुग्राम, वहीं शादी करेंगे और शादी करने के बाद 1-1.5 महीने बाद ही हम घर आएंगे। एक फ़ोटो और दी गई, कोरोना का टीका लगवाते समय साइड से ली हुई फ़ोटो थी। कपड़े लगभग वही थे जो मोना पहनती थी, और ये बताया गया कि ये मोना देखिए फलां सेंटर पर टीका लगवाने गई है। उसका कार्ड भी था, आधार भी था, नंबर भी था और उसका सर्टिफिकेट भी था। पुलिस को ये लगने लगा कि ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ या अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है, मारे डर के वो घर वालों के संपर्क में नहीं आ रही है। पुलिस को और यकीन होता रहे, इसके लिए वो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी होते रहे। मोना के बैंक अकाउंट से पैसा जाता भी रहा और निकलता भी रहा। और शुरुआती 2-3 महीनों के बाद जब ये कहा जाने लगा कि वो मेरे साथ है, या वो इस होटल में देखी गई है, या वो उस होटल में देखी गई है, तो उसका सिम कार्ड भी एक्टिवेट हो गया। उसके बाद उसी सिम कार्ड से बताया गया कि अब मैं ये सिम कार्ड बंद कर रही हूँ, पुलिस वाले हमारे घर वालों की मदद से पीछा कर रहे हैं, हम दूसरे सिम कार्ड से बात करेंगे। वो सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया गया। फिर दिल्ली पुलिस के एक और कांस्टेबल सुरेंद्र ने ये बताया कि मुझे जानकारी हो गई है कि मोना कहाँ है, आप लोग मेरे साथ चलिए और हम उसको ढूंढ कर ले आएंगे। मोना के साथ सुरेंद्र पहले पीसीआर वैन में यानी कंट्रोल रूम में एक साथ तैनात रहा था। नाम था सुरेंद्र राणा। वो परिवार वालों को लेके 6 राज्यों की अलग अलग जगहों पर गया और पहुंचकर कहा कि ये यहीं था और पता नहीं कहाँ ये यहीं थी, फिर लगता है डर के कहीं चली गई, आप लोग परेशान मत होइए और हम बहुत जल्दी उसको ढूंढ देंगे, हम बता देंगे, अब की बार अगर आप लोग आएंगे तो आपको वो मिल जाएगी। बहरहाल ये सब होते होते 2 साल हो गए। घरवालों की चिंता जायज़ थी, घरवालों की अकुलाहट जायज़ थी, घरवालों की परेशानी जायज़ थी। उन्होंने जोर दबाव बनाया तो 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले यानी अगस्त के पहले सप्ताह में ये पूरा का पूरा मामला मुखर्जी नगर से ट्रांसफ़र होकर और क्राइम ब्रांच को आ गया। क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से उसकी जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने
ये ढूंढना शुरू किया कि जिसके साथ जाने का शुभा है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे साथ वो आ गई है, या जो व्यक्ति ये कहता था कि मैंने उससे शादी कर ली है, हम जल्दी ही दोनों लोग घर पर आएंगे। जिसने अपना नाम अरविंद बताया था, दरअसल वो आदमी कौन है? पुलिस ने शिद्दत से, क्राइम ब्रांच ने, संसाधन ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, मुखबिर बहुत पाल के रखते हैं, कहीं की क्राइम ब्रांच हो, किसी स्टेट की हो, पता करते करते ये पता लगा कि जो ये नंबर था जिससे वो अरविंद बात किया करता था, पुलिस से भी, घर वालों से भी और बाकी जगह भी, दरअसल ये नंबर राजपाल नाम के एक व्यक्ति का था। राजपाल को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उसने रॉबिन का नाम बताया। रॉबिन मोना का भाई था, मतलब जैसे रिश्ते में भाई होता है, लेकिन दरअसल वो सुरेंद्र राणा जो कांस्टेबल थे उसका साला था। रॉबिन की जब उनका रंगारंग कार्यक्रम हुआ तो उसने पूरी घटना से पर्दा उठा दिया, और फिर जो डिटेल सामने आई 3 दिन पहले, यानी 1 अक्टूबर 2023 को, वो बहुत चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, वो सन 2012 में दिल्ली पुलिस में बतौर पीसीआर वैन चालक भर्ती हुआ। इसके 2 साल बाद 2014 में मोना दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई। दोनों अलग अलग जगह पोस्टेड रहे, वो पीसीआर के चालक पद पर, और मोना कभी इस थाने, कभी उस थाने, कभी महिला थाने, सब जगह पोस्टिंग होते होते 2021 में दोनों की पोस्टिंग कंट्रोल रूम में हो गई। कंट्रोल रूम में जब ये एक साथ तैनात हुए तो इन लोगों में आपस में दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी, दोस्ती परवान चढ़ी, और फिर आगे क्या क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इसी बीच 8 सितंबर को सुरेंद्र राणा ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे वहां से बुराड़ी की तरफ ले जाने लगा, और रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बुराड़ी के पास, पुष्टा के पास एक नाले में उसे, गंदे नाले में उसे डुबो दिया। डुबोने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर, बुराड़ी के आसपास जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ओरिजिनल पत्थर जो पहाड़ के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े जो हाथ से उठाए जा सकते हैं, ऐसे 4-5 पत्थरों से नाले के भीतर फेंके गए। मोना के शव के ऊपर ये पत्थर रख दिए और वहां से चला आया। 4-6 दिन बाद जब देखा कि उसके घर वाले अब उसको ढूंढ रहे हैं, उसको उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसने वो सारे ड्रामे शुरू किए। पहले तो साहब वो भाग गई है, उसके साथ लड़के का नाम उन्होंने बताया कि अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है, और अरविंद का पता मैं जानता हूँ, अरविंद के साथ वो हमेशा देखी जाती थी। इस तरह की बात मोना के घर वालों को सुरेंद्र राणा ने बताई। इसीलिए वो लोग गफलत में रहे और कुछ दिन तक वो ढूंढते रहे, और 8 सितंबर की बात 20 अक्टूबर को उन्होंने गुमशुदगी लिखवाई। जब उन्हें लगा कि पता नहीं किसके साथ गई है और पता क्यों नहीं लग रहा है, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, जब गुमशुदगी लिख ली गई और पुलिस ने इसको तन्मयता से ढूंढना शुरू किया, यानी पहले मुखर्जी नगर में पूछताछ की लोगों से, तमाम लोगों, फिर सुरेंद्र राणा से भी पूछताछ हुई कि तुम्हारे साथ तैनात रही है, तो उसने कहा साहब हमारे साथ तैनात थी तब थी जब इसका
यूपी में सब इंस्पेक्टर में चयन हो गया, तो ये छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से मेरी इसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। दोनों के जब कॉल डिटेल देखे गए तो ये लोग बराबर टच में थे, एक दूसरे के संपर्क में थे और एक दूसरे से इन लोगों की लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। फिर आगे पूछा गया उससे, फिर क्या किया, फिर उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कि वो जिंदा है और वो घर वालों के डर से कहीं भाग गई है, ये साबित करने के लिए उसी की शक्ल सूरत की एक कॉल गर्ल इसने दिल्ली में सेट की, पकड़ी या बातचीत की और गाहे बगाहे उसके साथ वो उत्तराखंड के कई होटलों में गई और कहीं छोड़ देना, वो कागज़ छोड़ देना कुछ, कहीं किसी दवा की स्लिप छोड़ देना, कहीं आधार की फ़ोटोकॉपी छोड़ देना, ताकि पुलिस इस सिलसिले में जांच पड़ताल करती रहे और उसे ये पता लगता रहे कि ये जिंदा थी और किसी के साथ फलां होटल में आई थी। सीसीटीवी में भी जो फोटोग्राफ उसकी हर जगह रिकॉर्ड हुई वो ऐसी हुई कि घर वाले भी थोड़ा बहुत ये यकीन करने लगे कि ये हमारी लड़की मोना ही है, क्योंकि उसकी शक्ल, सूरत, ऊंचाई यानी कद काठी लगभग वैसी ही थी जैसी मोना की थी। अब ये देखिए, पुलिसिया दिमाग का फितूर है, पुलिसिया दिमाग पूरा लगाया सुरेंद्र राणा ने। उसको लगा कि हो सकता है इससे भी पकड़ हो जाए, तो उसी महिला से, उसी कॉल गर्ल से, कभी वो जैसे आजकल महिलाएं पूरा दुपट्टा मुंह में बांध के और सिर पे बांध के चश्मा लगा के वो एटीएम से पैसा निकालना, उसी के एटीएम कार्ड का उपयोग करके ट्रांजैक्शन करना, पैसा जमा करना, पैसा निकाला जाना, और बराबर इसकी सूचना पुलिस को किसी न किसी माध्यम से मिलती रही और पुलिस इस बात से मुतमईन थी, पुलिस इस बात से ये बात कंफर्म थी कि वो जीवित है और किसी अरविंद नाम के आदमी के साथ कहीं रह रही है। बहरहाल जब क्राइम ब्रांच को ये मिला तो उसने एक सूत्रीय कार्यक्रम, पहले तो अरविंद की तलाश की। अरविंद मिला तो सुरेंद्र का साला रॉबिन भी मिल गया। रॉबिन ही अरविंद बनकर फोन किया करता था कि मैं अरविंद हूँ, इसको लेके भाग गया हूँ या इसको लेके चला गया हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ, बस शादी होने वाली है, गुड़गांव के फला मंदिर में शादी होगी, अभी तुरंत हम लोग नहीं आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे। बहरहाल 2 साल तक सुरेंद्र राणा पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा और जब रॉबिन पकड़ा गया, रॉबिन के बाद सुरेंद्र राणा पकड़ा गया, तब सारा किस्सा खुल के सामने आया। पुलिस की एक बड़ी टीम वहाँ पहुँची बुराड़ी में, बुराड़ी के उस पुश्ते के पास नाले में वो 4 बड़े पत्थर मिले। पत्थर के नीचे मोना के लाश, क्या कहेंगे, वो कंकाल बचे थे। 2 साल में उसमें क्या बचा होगा, पूरा का पूरा नर कंकाल मिल गया। कपड़े भी उसके जो सिंथेटिक थे वो बिल्कुल जस के तस पत्थरों के नीचे दबे हुए मिल गए। पुलिस ने उनका डीएनए सैंपल करा लिया ताकि कल को ये कोई न कहे कि नहीं, ये लाश या ये कंकाल मोना की नहीं थी। इस तरह से इस बहुत सनसनीखेज हत्या या गुमशुदगी, एक महिला आरक्षी कह लें, एक छात्रा कह लें, जो बहुत होनहार थी, जिसने बहुत बड़े सपने देखे थे और धीरे धीरे सपनों को पूरा कर रही थी। 2 साल बाद उसका शव मिला या उसका नर कंकाल मिला और असली आरोपी जेल भेजा गया। जेल भेजे जाने वालों में सुरेंद्र राणा हेड कांस्टेबल और उसका साला रॉबिन और जिसके नाम से सिम था राजपाल
ये सभी जेल भेजे गए। आज की घटना देखिए, आज की घटना में अपराधी और पीड़िता दोनों पुलिसकर्मी थे, दोनों वर्दीधारी थे, दोनों की नौकरी का एक्सपीरियंस बराबर था, दोनों क्राइम और क्रिमिनल्स की एक्टिविटी से अच्छी तरह वाकिफ थे, दोनों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह पता था, दोनों ने आशिकी के तमाम मामलों को थाने पर डील किया था। थाने पर तैनात हैं, मामला थाने पर आया और जो एसएचओ ने या सब इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों को बुलाया, बातचीत की। महिला कांस्टेबल है तो उसको महिलाओं से बातचीत में ज़रूर रखा जाता है, उसे भी फर्स्ट हैंड ऐसे तमाम मामलों की जानकारी थी जिसमें इस तरह की बात हुआ करती है। लेकिन जब खुद पर आई, दोनों एक सिचुएशन के थे, दोनों पुलिस में थे, तो जब अपने पर आई तो वो सारी चालाकी भूल गए, आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं भी भूल गए, जो कर रहे थे दोनों उसका हश्र भी भूल गए, जो कर रहे थे उसमें अच्छा और बुरा क्या होता है ये भी भूल गए। एक साथ कंट्रोल रूम में जब पोस्टिंग हुई तो नज़दीक आए और जैसे मंचनों की आदत होती है कि 2-4 बार ही मुलाकात सही, 2 ही 4 बार के बाद शादी का प्रपोजल फट से एकदम फेंक देते हैं वो कि मैं तो शादी करूंगा तुमसे। और वही हुआ। सुरेंद्र राणा ने बस शुरुआती दौर में ही शादी की बात कर ली। महिला पढ़ाई कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, यूपी में ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर हो गई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था, उसने ज्वाइन कर लिया था, दिल्ली पुलिस से उसने इस्तीफा दे दिया था, पर उसने दिल्ली नहीं छोड़ी। मुखर्जी नगर में रह के जब वो आईएएस की तैयारी कर रही थी तो दोनों का मिलना जुलना बदस्तूर जारी रहा। पुलिस का एक वर्जन है ना इत्तफाकी का, पुलिस का एक वर्जन है कि झगड़ा कहाँ शुरू हुआ। उसमें जो वर्जन है उसमें ये बताया गया कि सुरेंद्र राणा शादीशुदा था, लेकिन उसने ये बात कभी मोना को नहीं बताई, क्यों, और उसको हमेशा यही बताया कि मैं अनमैरिड हूँ। घटना वाले दिन मोना सुरेंद्र के बताए हुए मोहल्ले में खुद ब खुद पहुँच गई। वहाँ से सुरेंद्र को फ़ोन किया कि मैं मोहल्ले में हूँ और तुम भी यहीं आ जाओ। उसने बहाना बनाया, वो समझ रहा था बात क्या होगी, कि वो अभी मैं फलाने काम में हूँ, एसीपी साहब ने बुलाया है, ये किया है, वो किया है, दुनिया भर की बात। उसने कहा ठीक है तुम मत आओ, अभी मोहल्ले में ही मैं तुम्हारा पता पूछकर तुम्हारे दरवाजे के सामने बैठूंगी, जब आओगे तब मुलाकात करूंगी, लेकिन मुलाकात आज तुम्हारे घर पर ही होगी। जब उसकी ये बात सुनी तो गिरते पड़ते भागते सुरेंद्र आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए। उसने कहा कि क्या बात है, उन्होंने कहा तुम मुझे अपने घर ले चलो, हम लोग घर पर बैठकर बातचीत करेंगे। सुरेंद्र ना नुकर करने लगा। वो जानता था कि घर पर उसकी पत्नी और पेरेंट्स भी हैं, अभी पोल खुल जाएगी। लड़की जिद पर अड़ी रही कि नहीं, आज तो हम तुम्हारे घर जाएंगे ही जाएंगे, हम देखें तो सही कि हमें जहां आना है वो कैसा है, कितने कमरे का है, क्या तुम मेरी व्यवस्था कर सकते हो। इसी में ज़्यादा नोक झोंक हो गई और इसी झगड़े में मोना को ये पता लग गया कि ये शादीशुदा है और घर में इसकी पत्नी है, इसलिए ये मुझको घर नहीं ले जा रहा है। बहुत नाराज़ हुई, काफ़ी मान मनव्वल की वहीं मौके पर सुरेंद्र राणा ने, और ये कहा कि ठीक है आओ हम लोग बैठ के बात करते हैं, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। ये कह के उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। जैसे ही थोड़ा सा सुनसान देखा, गाड़ी किसी बहाने रोकी और गला दबाकर मार दिया। लाश को वो लिए पिछली सीट में आगे बढ़ा, बुराड़ी के पास जहाँ नालों का तमाम जंजाल सा फैला हुआ है वहाँ गाड़ी खड़ी की। उसे शाम तक शाम होने का इंतज़ार किया, खींच के
नाले के भीतर उसकी लाश को फेंक दिया और उसके ऊपर से पत्थर लाकर उसे दबा दिया। घर गया, कपड़े धोए और चैन की नींद सो गया। दूसरा वर्जन ये है, दूसरी थ्योरी पुलिस की ये है कि मोना को किसी ने मुखर्जी नगर में ये बता दिया कि ये तो शादीशुदा है, कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़ी हो। वो खुद इस बात को वेरीफाई करने के लिए मोहल्ले में चली गई, गुस्से में तमतमाई हुई, बहुत जिसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल रिवेंजफुल होकर वहाँ पहुँच गई। वहाँ लोगों से पूछताछ करने लगी कि कहाँ घर है, घर में कौन कौन रहते हैं। ये बात किसी तरह सुरेंद्र राणा को पता लगी। वो भाग कर वहाँ आया और उससे मोहल्ले के बाहर चलने की रिक्वेस्ट की। वो नहीं मानी। उसने बताया कि नहीं, तुम घर ले चलो, तुम शादीशुदा हो, तुम झूठ बोलते हो मुझसे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। फिर उसने वही रोने गिड़गिड़ाने वाली बात की, किसी बहाने से गाड़ी में बिठा लिया, रास्ते में उसका कत्ल कर दिया और फिर वहाँ बुराड़ी के पास नाले में ले जाकर उसे फेंक दिया और ऊपर से पत्थर डाल दिए। सुरेंद्र ने इसके बाद अपना पूरा पुलिसिया दिमाग लगा दिया और 2 साल तक अपने पाप को छिपाकर, मतलब वो 2 साल तक अपने पाप को छिपाने में कामयाब रहा। लेकिन पाप तो पाप है, खुला तो भंडा फोड़ हो गया। और सुरेंद्र 2 साल बाद, जब भंडा फोड़ हुआ तो 2 साल बाद जेल चला गया। देखिए, मोना पढ़ाई में अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। पुलिस में थी, पहले कांस्टेबल की तरह उसका एक्सपीरियंस था, फिर दरोगा हो गई और उसे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो छुट्टी लेकर आईएएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में आईएएस होने का सपना पालने लगी। फिर भी इतना पढ़ा लिखा, इतना प्रोग्रेसिव होने के बाद भी उससे धोखा हो गया। विश्वासघात हो गया उसके साथ। झांसे में आ गई वो और मारी गई। पता नहीं पूरी बात पता क्यों नहीं की उसने, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए पुलिस वाले को कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। साथ के लोग बता देते, उसके बैचमेट बता देते, वो जहाँ तैनात रहा है वहाँ के लोग बता देते, मोहल्ले के लोग बता देते। अगर उसने बताया था तो मुखर्जी नगर में तमाम साथ के बच्चे होते, किसी से कह के ये बात पता लगा सकती थी कि वो शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा। जिस गांव का उसने अपने आप को बताया था वहाँ के भी बच्चे मिल जाते, वहाँ से भी वो पता कर देती कि इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, क्या बात सही है क्या गलत है, सब चीज़ें पता लग जाती। लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। अब आप सोचिए कि लोग मिट्टी का बर्तन लेने दुकान पे जाते हैं, गगरी, सुराही या इस तरह के पानी वाले बर्तन, पानी रखने के लिए बर्तन, तो वो उंगली टेढ़ी करके उंगली के पीछे से खट खट करके आवाज़ उस बर्तन पर लगाते हैं। उससे अंदाज लग जाता है कि ये फूटी हुई है या कहीं से टूटी हुई है, यह साबित है। साबित जब रहेगी वो गगरी या मिट्टी का बर्तन, घड़ा, तो वो कुछ टन टन जैसी आवाज़ करेगी। अगर कहीं भी उसमें क्रैक होगा तो आवाज़ ऐसी नहीं निकलेगी, भरभरा जाएगी। ये ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसी से पता लग सकता है। आप किसी को ऐसी घड़े की, गगरी की या सुराही की दुकान पर देख लीजिए, जब भी कोई लेने आएगा उसे इस तरह से चेक जरूर करता है कि ये फूटा तो नहीं है। लेकिन मोना ने कोशिश भी नहीं की और मारी गई। इसीलिए कोई डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह ठोंक बजा के देख लेना चाहिए कि मिट्टी का ही सही, बर्तन खरा है कि नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।